for JEE and NEET, we will first go through quick theory. तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मतलब आपको बेसिकली न्यूटन के जो 3 लॉज है मोशन के वो पता होना चाहिए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू रिमेंबर व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको आप बोलते हो लॉ ऑफ इनर्शिया। So it tells you that every particle remains in a state of rest or in a state of uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. तो एक पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि उसका स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। तो एवरी पार्टिकल रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जब तक आप एक पार्टिकल पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई करते हो तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होता है। अब क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रहा है मतलब बेसिकली इसको लोग बोलते हैं इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट, इसको बोलते हो इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज in the state of its motion is called as inertia, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और लीनियर मोशन के केस में जो इनर्शिया होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है बॉडी का खुद का मास। हमने जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया, तब तक स्टेट चेंज नहीं हुआ। तो स्टेट चेंज होने के लिए किसने रोका है? बॉडी के खुद के मास ने। उसके बाद there is this second law, Newton's second law. इसको भी अल्टरनेट नाम है, बट एनीवेज अगर हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया तो स्टेट चेंज नहीं होगा। बट न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से इफ यू अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन अ बॉडी तो क्या होता है? उसका स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज होना मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो मोशन में आएगा, मतलब मोमेंटम चेंज होगा। अगर बॉडी ऑलरेडी मूविंग था तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, करेक्ट? So you need to remember, if you apply external unbalanced force on a body, then there is change in the momentum of the body. So F equal to dp by dt. Is that clear? इसी को आप लिखते हो F equal to d dt of m into v, क्योंकि momentum is mass into velocity. नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जब एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो मास रिमेन्स कांस्टेंट। मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ क्योंकि आज ही मैं बताऊंगा कि ऐसा भी केस है जहाँ मास कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन फॉर एनी पार्टिकल नॉर्मली व्हेन इट इज मूविंग मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो m कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ गया तो dv by dt होता है एक्सेलरेशन, ये आ गया आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डेफिनेशन हमको मिलता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, Newton's third law, every action has equal but opposite reaction, correct? Every action has equal but opposite reaction। इसका मतलब ये होता है कि forces never exist in singular form, forces हमेशा कपल होते हैं। एग्जाम्पल, खुद का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। आप बेंच पे बैठे हो, आपका वेट बेंच पे एक्शन है और बेंच आप पे लगाता है नॉर्मल रिएक्शन। जितना आपका एक्शन है मतलब वेट है उतना ही क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपका एक्शन मतलब वेट ज़्यादा हो जाए तो बेंच टूट जाएगा, और अगर रिएक्शन ज़्यादा हो तो आप बैठ नहीं पाओगे, तो बेंच विल थ्रो यू अप, राइट? तो इसका मतलब फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कपल। सिंगल फोर्स जैसा कुछ होता ही नहीं। तो मैंने और एक एग्जांपल दिया था आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ इज अट्रैक्टिंग मून, एक्शन। मून इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग अर्थ, रिएक्शन। चार्ज 1 is repelling charge 2, तो charge 2 is also repelling charge 1, तो एक्शन रिएक्शन होता है। तो हमेशा याद रखना। और एक चीज याद रखना आपको, एक्शन फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उस पर रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन दूसरे वाले पे होता है। फॉर एग्जांपल अर्थ इज अट्रैक्टिंग मून, तो एक्शन फोर्स है मून पे है, क्योंकि अर्थ फोर्स किस पे लगा रहा है? मून पे। मून क्या कर रहा है? अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन किस पे है? अर्थ पे। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ये सेम ऑब्जेक्ट पे कभी भी एक्ट नहीं करते। दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। गुड। तो अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक आपको पता है। अब जब भी आप न्यूटन लॉज की बात करते हो तो नॉर्मली आपको फोर्स की बात करनी पड़ेगी। यू हैव टू कैलकुलेट फोर्सेस, क्योंकि देखो न्यूटन सेकंड लॉ में आपको फोर्स का डेफिनेशन दिया, तो यू विल कैलकुलेट फोर्सेस।
तो जब फोर्सेस कैलकुलेट करोगे तो किसी भी चीज को तुम मेजर करते हो या कैलकुलेट करते हो तो कोई यूनिट यूज करते हो ना। फॉर एग्जांपल फॉर डिस्टेंस यू यूज मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, करेक्ट। तो जब तुम फोर्सेस मेजर करोगे तो फोर्सेस के लिए भी कोई यूनिट्स यूज होंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स मतलब बेसिकली एसआई सिस्टम या फिर दूसरा सीजीएस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्सेस। दूसरा आता है आपका ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट्स को हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स भी बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स। यहाँ पे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू विल बी टॉकिंग अबाउट किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट, या फिर नंबर 2 ग्राम फोर्स या फिर ग्राम वेट। तो जब भी आप फोर्सेस मेजर करोगे तो फोर्स पे कुछ वैल्यू मिलेगा, साथ में यूनिट लगाना पड़ेगा। जैसे डिस्टेंस, आई कैन नॉट से डिस्टेंस इज 5, तो 5 क्या, 5 मीटर, सेंटीमीटर, इंच, किलोमीटर, कुछ तो होगा, लाइट ईयर। तो वैसे ही जैसे ही आप फोर्स मेजर करोगे तो देयर आर सम यूनिट्स दैट यू नीड टू टेल। तो दो टाइप के यूनिट्स है, एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स नॉर्मली ये लैबोरेटरी में यूज होते हैं, इसके लिए इसको और एक नाम है लैबोरेटरी यूनिट्स। फॉर एग्जांपल साइंस के स्टूडेंट को मेजर कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, न्यूटन पे मेजर कर लेंगे फोर्स को या फिर टाइम में। तो एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है दैट इज बेसिकली न्यूटन, और सीरीज में जो होता है दैट इज बेसिकली टाइम। तो ये जो यूनिट्स है दीज आर आल्सो कॉल्ड एज लैबोरेटरी यूनिट्स, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं यूज करते हैं। कभी सुना है क्या, चक्कर लेने गए 100 न्यूटन चक्कर दे दो, सुना है 100 टाइम चक्कर दे दो, तुमको समझ में नहीं आएगा तुम बोल क्या रहे हो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल योर ओन वेट, इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर वेट, समवन विल से 50 किलोग्राम, समवन विल से 60 किलोग्राम, समवन विल से 70 किलोग्राम, लेकिन तुम एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हो, तुम बोल रहे हो 70 किलोग्राम वेट, क्योंकि वेट ये फोर्स होता है, फोर्स ये मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तुमने यहाँ पे g की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया ही नहीं। यू नीड टू रिमेंबर, आइडियली स्पीकिंग जब तुम वेट बताते हो खुद का तो यू आर ट्राइंग टू से 70 g, मतलब 70 इनटू वैल्यू ऑफ g की वैल्यू मैं फिलहाल 10 ले लेता हूँ तो 700 न्यूटन। तो फॉर एग्जांपल माय वेट इज 700 न्यूटन, लेकिन हम लोग वेट जब बोलते तो मैं 700 न्यूटन नहीं बोलता, मैं क्या बोलता हूँ 70 किलोग्राम है। तो जब आप g की वैल्यू से मल्टीप्लाई किए बिना बताते हो तो वो क्या होता है, किलोग्राम वेट होता है या फिर किलोग्राम फोर्स होता है। तो यही डिफरेंस है प्रैक्टिकल यूनिट्स में, मतलब ग्रेविटेशनल यूनिट्स में वी डू नॉट मल्टीप्लाई विद द वैल्यू ऑफ g। हम लोग डायरेक्टली मास बता देते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि 70 किलोग्राम वेट है ये, तो यू नेवर से 70 g 50 g। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। अब ग्राम वेट कहाँ यूज करते हैं, छोटे वेट्स के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल आप यू गो टू अ ग्रोसरी स्टोर, शक्कर, अनाज, ये तो आप किलोग्राम्स में लेते हो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, बराबर। लेकिन तुम चले गए फॉर एग्जांपल सैफरन लेने, सैफरन पता है, केसर या फिर इलायची लेने, और वहाँ बोल दिया 2 किलो सैफरन दे दो, गए, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। आई नो, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ। आई वेंट, इलायची दे दो, बोला कितना दो, 2 किलो। सोच रहा था कि मतलब उसको लगा कि ये भी रिटेलर है, जाके बेचेगा, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो जब एक्सपेंसिव चीज़ें, चलो छोड़ो, सादा एग्जांपल लेते हैं ना गोल्ड का, गए ज्वेलरी की शॉप में 2 किलोग्राम गोल्ड ले दो, तो पहले आपको बिठाएगा, अंदर ऑफिस में जाएगा, पुलिस को फोन करेगा। तो जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे वेट्स की बात करते हैं वहाँ पे ग्राम वेट कॉन्सेप्ट मिलता है। तो वहाँ पे आप बोल सकते हो 10 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 100 ग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो याद रखना 2 टाइप के यूनिट्स है, क्योंकि बहुत आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसके लिए पहले से ही बेसिक्स पे ध्यान होना चाहिए। कई बार हमको वेट दिया होता है किलोग्राम में और हम जी से मल्टीप्लाई नहीं करते, हमारा आंसर गलत आता है। तो ये ऐसा यूनिट नहीं है।
while doing any kind of calculation you always should convert a given unit into SI. सिर्फ जिस केस में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है और ऑप्शन में ही आपको किलोग्राम वेट ही बोला हुआ है तो कन्वर्ट मत करना, अदरवाइज नॉर्मली यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू SI सिस्टम. बट अब लेट अस लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस भी हमने ऑलरेडी इन डिटेल थ्योरी क्लासेस में देखा है, तो इट विल जस्ट बी अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड. तो टाइप ऑफ फोर्सेस में क्या है कि हम लोगों ने अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस देखे. पहले तो हमने देखी फंडामेंटल फोर्सेस. देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर तुमको पता होना चाहिए. कौन से 4 फंडामेंटल फोर्सेस थे? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, so you have gravitational force, then you have electromagnetic force. Gravitational force is between two masses, electromagnetic force is between two charges or currents. उसके बाद you have strong nuclear force. Strong nuclear force acts between two nucleons, जैसे कि proton and neutron. Okay, फिर है weak nuclear force. Weak nuclear force acts between two elementary particles. मैंने आपको बताया था कि protons हो या neutrons हो, they are also made up of something called as quarks. तो weak nuclear force ये होता है elementary particle मतलब quarks के बीच में. तो ठीक है, we don't have to go into details, से आपको पता होना चाहिए. You have fundamental forces, 4 fundamental forces of nature. इसके अलावा अभी जो 4 fundamental forces है या फिर जो बाकी भी forces है, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं इन डिफरेंट टाइप्स अगेन. तो आई कैन कैटेगराइज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल फोर्सेस. याद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल फोर्स? हमने ये देखा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के केस में. क्या वेरिएबल फोर्स क्या होता है? फोर्स जिसकी वैल्यू चेंज होती है. अ फोर्स whose value changes is called as variable force. A force whose value does not change is called as constant force. अब ये जो वेरिएबल फोर्सेस है ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाऊं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा. तो ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है. पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स मतलब जो डिस्टेंस के साथ चेंज होता है. तो वेरिएबल फोर्स में पहला टाइप आता है पोजीशन डिपेंडेंट. पोजीशन डिपेंडेंट एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये फोर्सेस चेंज होते हैं विद डिस्टेंस. दूसरा आता है टाइम डिपेंडेंट. सो देयर कैन बी सम फोर्सेस व्हिच कैन चेंज ओवर टाइम. तो टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस, राइट. तीसरा आता है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस. सो देयर आर सर्टेन फोर्सेस जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस यानी कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी कितना? 0 है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अलग आएगी. लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर से मूव होना स्टार्ट करेगा तो उस केस में तुम बोलते हो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर फोर्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन. तो वहां पे वेलोसिटी चेंज हुआ इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई. So there are some forces which are velocity dependent. So variable force भी एक टाइप का नहीं होता. It is of different type. You may have a position dependent force like gravitation. You may have a time dependent force. Time dependent force का direct example नहीं है. Indirect example I can give. For example, सर्दी के दिन में you know there is something called as घास पे क्या आता है? Dew. Okay, very good. So similar thing happens with roads. Early morning there may be some dew on the roads और उस पर तुम गाड़ी चला रहे हो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, राइट. लेकिन वो फ्रिक्शन चेंज हुआ बिकॉज ऑफ ड्यू, लेकिन ड्यू आया बिकॉज ऑफ टाइम. वही ड्यू दोपहर में गायब हो जाएगा. गुड. तो जस्ट एन एग्जांपल, देयर कैन बी अ फोर्स व्हिच इज टाइम डिपेंडेंट आल्सो. तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के फोर्स होते हैं. फिर हमने फोर्सेस के बाकी कैटेगरी भी देखे थे. बहुत सारे कैटेगरी देखे थे हमने. कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. For example, the forces which come into existence when two bodies are in physical contact with each other are called as contact forces. जैसे friction. Frictional force तभी आता है जब दो surfaces में physical contact हो. ठंड में करते हो ना ऐसा करते हो, ऐसा नहीं करते. ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा.
बस थक जाओगे ऐसा करते करते। तो when one body is in physical contact with other, then there is a force which is called as contact force, and non-contact forces are forces जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स में फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है फिर भी फोर्स एग्जिस्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। फिर हमने देखा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, पूरा एक लेक्चर गया था हमारा, तो आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स। सिर्फ इतना बताना चाहिए, इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब एक बॉडी है उस पर एक फोर्स लगा दिया, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम सम पॉइंट टू सम अदर पॉइंट, सम इनिशियल पॉइंट ए टू सम फाइनल पॉइंट बी। जो फोर्स तुम लगा रहे हो वो वर्क कर रहा है, और अगर वर्क की वैल्यू सेम आई थ्रू एनी पाथ तो तुम ए से बी पे ऑब्जेक्ट को अलग अलग पाथ से लेके जा सकते हो। यू कैन गो फ्रॉम सम पाथ 1, यू कैन गो फ्रॉम सम पाथ 2। तो अगर वर्क डन की वैल्यू हर एक केस में सेम आ रही है, मतलब द वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, देन द फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वर्क डन की वैल्यू पाथ के हिसाब से चेंज हो रही है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। गुड, विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स क्योंकि ऑलरेडी हमने थ्योरी में करके रखा है। देन देयर आर सम कॉमन फोर्सेस। कॉमन फोर्सेस मतलब जो डे टू डे लाइफ में तुम यूज करते हो, जो तुमको लगते हैं कॉमन फोर्सेस। कॉमन फोर्सेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वेट हो गया, तो वेट इज वन ऑफ द कॉमन फोर्स दैट वी यूज। वेट, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, these are common forces that we will use in our day-to-day life। को बाद में हम देखेंगे। अभी सिर्फ आपको फिलहाल पता होने के लिए कि वेट मतलब एक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल वेट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वी हैव अ सरफेस एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन दिस सरफेस। अब ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो इसका वेट होगा mg। इसको अब इसके आगे वेट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल वेट। तो एक्चुअल वेट इज एक्शन, और एक्शन किस पे लगा, सरफेस पे। सरफेस ने क्या किया, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कौन होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, इसको परपेंडिकुलर सरफेस से कांटेक्ट। तो देखो क्या बना है 90 डिग्री, ओके। So this is normal reaction। नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं apparent वेट। क्या बोलते हैं, apparent वेट। तो जो तुम मेजर करते हो वो apparent वेट होता है, एक्चुअल नहीं होता है। मतलब क्या, मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया और वेइंग मशीन ने मुझे एक वैल्यू बता दी कितना वेट है, वो वेट इज नॉट एक्चुअल वेट, दैट इज apparent वेट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन फोर्सेस में जो तुम वेट बोलते हो दैट इज एक्चुअल वेट, और जो तुम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हो दैट इज एपरेंट वेट। अब ये हमको आगे बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो अभी सिर्फ पता होना चाहिए एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट का डिफरेंस। क्लियर? तो यहाँ तक डू यू हैव एनी डाउट्स एट दिस अप टू दिस पॉइंट? नहीं, सिंपल, क्योंकि अभी स्टार्ट ही काम तो बेसिक ही है। फिर बाकी टाइप के भी कुछ कॉमन फोर्सेस हैं जो मैं फिलहाल नहीं बात करूँगा, जैसे टेंशन फोर्स हो गया, that is a common force that we will use। Now let us talk about frame of references। और frame of reference भी हमने डिटेल में देखा है। पहली बात तो frame of reference का मतलब पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए कि frame of reference के दो टाइप होते हैं। तो frame of reference क्या, सिंपल भाषा में, जब भी तुम मोशन का स्टडी करते हो, अभी अच्छे से सुन लो, इसके आगे कभी भी कहीं पे भी मोशन आया तो पता होना चाहिए मोशन का स्टडी करना मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू मेजर करना, बाकी कुछ नहीं। When you say we are studying motion, मतलब we are measuring displacement of a body or a particle, velocity and acceleration, correct? तो अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना है, मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट मेजर करना पड़ेगा, वेलोसिटी मेजर करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट करने के लिए हम एक ओरिजिन यूज करते हैं, मतलब कहीं से तो मेजर करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू, आप सब बैठे हो तो बताओ what is the distance of this bottle kept on the table? क्वेश्चन ही गलत है या इनकम्प्लीट है।
व्हेन आई से व्हाट इज द डिस्टेंस, तो कहाँ से मेजर कर रहे हो वो बताना पड़ेगा. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस बॉटल विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्राइपॉड स्टैंड. नाउ इट इज अ करेक्ट क्वेश्चन. तो ये ट्राइपॉड स्टैंड जो मैंने बोला, इट बिकम्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो मोशन मेजर करने के लिए आप एक ओरिजिन यूज करोगे, मतलब कहीं से तो तुम डिस्टेंस मेजर करोगे, वो कहीं से जो डिस्टेंस मेजर करोगे उसको क्या बोलोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और डेफिनेशन भी वैसा ही आता है, अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड टू मेजर मोशन और वेरियस पैरामीटर्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसमें दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं. एक तो तुम बोलते हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसको तुम बोलते हो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दूसरे को तुम बोलते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर इसको बोलते हो तुम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. करेक्ट, गुड. अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं. सबसे कॉमन डेफिनेशन जो होता है ना, उसमें लिखा होता है अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इज नोन एज इनर्शियल या फिर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड है, इसका मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल, आई एम स्टैंडिंग एट वन पॉइंट, आई एम लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज आल्सो नॉट मूविंग, तो वेलोसिटी 0 है, मतलब वो ऑब्जेक्ट मेरे लिए रेस्ट पे है. Now I am moving with constant velocity, ये important है. I am moving with constant velocity and I am looking at that object. तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं नहीं मूव हो रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है with constant velocity. एग्जाम्पल, गाड़ी में जब जाते हो और तुम बाहर देखते हो, तुमको पता है कि पेड़ अपनी जगह पे है, लेकिन तुमको क्या लगता है, पेड़ पीछे आ रहा है. अगर तुम्हारा वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आ रहा है, तो you will feel that the tree is moving backward with 80 किलोमीटर पर आवर. तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो वापस बता रहा हूँ, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड है, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शियल या फिर नॉन एक्सीडेंट. अब ऐसा क्यों बोला, उसका रीजन था. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब मैं खुद, क्योंकि मैं मेजर कर रहा था, मैं रेस्ट पे हूँ तो मेरे लिए वो ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है. करेक्ट. मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूँ तो मेरे लिए वो ऑब्जेक्ट भी यूनिफॉर्म मोशन में है. यूनिफॉर्म मोशन मतलब नॉन एक्सीडेंट होता है. और वैसे भी तुमको न्यूटन सेकंड लॉ ने बता के रखा है, फर्स्ट लॉ ने भी बताया है कि जब तक तुम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हो तब तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं. करेक्ट. अब वो जो ऑब्जेक्ट था जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जिस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मेरा वेलोसिटी था कांस्टेंट, लेकिन मेरे को ऑब्जेक्ट वेलोसिटी क्या मिला, कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन है कि नहीं है, नहीं है, तो बराबर है. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तुमको वही तो बता रहा है कि जब तक उस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसका एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं. इवन दो ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर वाज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जर्वर को लगता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बट द एक्सेलरेशन इज 0. क्यों, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा. तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो खुद या तो रेस्ट पे हो या खुद किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उस केस में वो जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जेक्ट भी या तो रेस्ट पे होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा. ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलते हो, इनर्शियल और नॉन एक्सेलरेटेड. दूसरा है नॉन इनर्शियल या फिर एक्सेलरेटेड. अब इसको मैं थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करता हूँ, एंड आई नो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये सब आपका हुआ है. द पर्पज इज टू रिवाइज थिंग्स क्विकली एंड टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट स्लोली. तो थोड़ा फास्ट तो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी डिटेल हुआ है. लेट अस चेंज द सिचुएशन नाउ. वो सेम ऑब्जेक्ट, बट दिस टाइम एज एन ऑब्जर्वर मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब मैं खुद क्या हूँ, एक्सेलरेटेड हूँ. तो मेरे लिए वो ऑब्जेक्ट भी क्या है, लेकिन उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या, तो फिर एक्सेलरेशन कहाँ से आया, नहीं है. मतलब द आइडिया इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एक्सेलरेशन तब होगा जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा. वो ऑब्जेक्ट पे तो कोई फोर्स लगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उसका एक्सेलरेशन
क्या मिल रहा है, नॉन जीरो। तो यहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड हुए कि इनवैलिड हुए? हाँ, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड आर नोन एज और एक्सेप्टेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल बताया है, ये आप सब ने एक्सपीरियंस किया है। गाड़ी ने ब्रेक मारा, आपको लगता है किसी ने आगे धक्का दिया, फिर गाड़ी ने वापस एक्सेप्ट किया, आपको लगता है किसी ने आपको पीछे धक्का दिया। गाड़ी ने लेफ्ट में टर्न लिया, आपको लगता है किसी ने आपको राइट में धक्का दे दिया, राइट। तो ये सारे के सारे आपके जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं, बिकॉज whenever the velocity of the vehicle changes you are now into which frame of reference, non inertial। तो आपका खुद का एक्सेलरेशन होने लग गया क्योंकि आप कौन से फ्रेम में चले गए, नॉन इनर्शियल। गुड। इसके बाद हमने देखा था वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स। इंपल्स का कॉन्सेप्ट भी न्यूटन सेकेंड लॉ के डेफिनेशन से आता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, इफ यू रिमेंबर, एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन मोमेंटम। तो F इक्वल टू dp बाई dt। तो यहाँ से dp क्या होगा, F dt। बस ये जो चेंज इन मोमेंटम है ना, इसी को हम नया नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो फिर इम्पल्स और मोमेंटम चेंज में डिफरेंस क्या है? इम्पल्स के केस में फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक स्मॉल टाइम के लिए ही एक्ट करता है। So in case of impulse, the force acting on the body is for a very short period of time. बहुत सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको, बैट्समैन जब बॉल को मारता है तो पॉइंट मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बैट एंड बॉल इज फॉर वेरी स्मॉल टाइम, लेकिन उस फोर्स का इफेक्ट बहुत लंबे टाइम तक रहता है। तो दैट इन दैट केस जो मोमेंटम चेंज हुआ उसको बोलेंगे इंपल्स। क्या बोलेंगे उसको, इंपल्स। गुड। देन तो इम्पल्स ये है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पल्स के बहुत सारे फॉर्मूला बन सकते हैं। बिकॉज इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इम्पल्स इज इक्वल टू m इनटू v माइनस क्या है इम्पल्स। Then you should also know what is SI unit of impulse। फोर्स किस में आता है, न्यूटन। टाइम किस में है, सेकेंड। तो इम्पल्स क्या है, न्यूटन सेकेंड। SI यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। तो इम्पल्स का SI यूनिट होगा, क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। आप इम्पल्स का डायमेंशन भी निकाल सकते हो, नॉट अ बिग डील। फोर्स इनटू टाइम। फोर्स होता है m1 l1 t-2 और टाइम होता है t1। तो ये बन गया L1 L1 t-1। that are these are dimensions of impulse। अब एक बहुत और एक इम्पोर्टेंट चीज है जिससे क्वेश्चन आते हैं। आपको एक ग्राफ दिया होता है और आपको पूछा होता है कि इम्पल्स फाइंड करो। तो लुक, सबसे पहले इसके लिए आपको मैथ्स पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास अगर y एक्सिस और x एक्सिस का एक ग्राफ है, इमेजिन मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। हाउ डू यू फाइंड आउट स्लोप, y बाय x। मतलब बेसिकली दो पॉइंट लेते हो, यहाँ पे ले लो x2 y2 बोल लो, यहाँ पे ले लो x1 y1 बोल लो, लेकिन x1 y1 0 0 है और x2 y2 को फिर मैं xy बोल दूंगा। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज x2 minus x1 upon y2 minus y1। x2 is x, x1 तो 0 आ गया है ना, ओके अच्छा गुड। y2 minus y1 upon x2 minus x1, गुड। तो जो लोग नए हैं, ये छोटे छोटे चीजें अभी आदत डाल लो। आई पुट समथिंग रॉन्ग हियर जस्ट टू सी इफ यू आर पेइंग अटेंशन। तो y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 की वैल्यू y, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू x और x1 की वैल्यू 0। तो स्लोप क्या है, y by x, राइट, करेक्ट। तो जब तुम y को x से डिवाइड करते हो यू गेट स्लोप ऑफ दैट कर्व, लेकिन जब तुम y को x से मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट एरिया अंडर द कर्व। तो अगर मैंने y और x को मल्टीप्लाई कर दिया तो नॉर्मली क्या होता है, हमको मिलता है एरिया अंडर दिस लाइन इफ यू मल्टीप्लाई y विद x। तो नॉर्मली ऐसा होता है। अब एक छोटा सा काम करेंगे, एक्सिस चेंज कर लेंगे। y एक्सिस पे मैं फोर्स प्लॉट कर देता हूँ
और एक्स एक्सिस पे मैं टाइम प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है, करेक्ट। तो फोर्स इनटू टाइम मुझे क्या देगा, एरिया, एरिया अंडर द कर्व। लेकिन फोर्स इनटू टाइम क्या था, इम्पल्स। तो अगर आपको ग्राफिकली इम्पल्स फाइंड करना है तो फोर्स और टाइम ग्राफ का क्या फाइंड करोगे, एरिया अंडर द कर्व। Are that clear? So if you want to find out what is impulse from graph of force and time, you are just supposed to find out area under the curve. Then अब एक नया कॉन्सेप्ट, नया भी नहीं है ये, हमारा हुआ है लेकिन थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। If you remember, there is something called as law of conservation of linear momentum. The law of conservation of linear momentum. तो अगर आपको याद होगा, हमने कोलिजन इस टॉपिक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम देखा था। बाय द वे, अकॉर्डिंग टू योर सीबीएसई सिलेबस, वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन, ये चैप्टर ही अलग है। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कोलिजन थ्योरी की बात नहीं करेंगे, लेकिन लिनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है वो इन जनरल तुमको कहीं पे भी यूज आ सकता है। तो सिर्फ तुमको कम से कम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आई विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन टू एक्सप्लेन व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो हमने ऐसा देखा था, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, लेट अस से ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। तो जो है ऑब्जेक्ट विद मास m1 with initial velocity of u1, we have another object of mass m2 with initial velocity u2. ये before collision का scenario है। तो what is total initial momentum? Total initial momentum is momentum of first object plus second object, मतलब m1 u1 plus m2 u2। अब ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, वैसे मैंने आपको एक कंडीशन भी बताई थी, कोलिजन के लिए u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पीछे है उसका स्पीड ज़्यादा होगा तब जाके कोलिजन होगा। और कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन उल्टा हो जाता है, पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम हो जाता है, दूसरे का बढ़ जाता है। तो कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, दैट इज p1 डैश प्लस p2 डैश। p1 डैश मतलब आफ्टर कोलिजन, तो ये हो जाएगा आपका m1 v1 प्लस m2 v2। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कोलिजन के पहले जितना मोमेंटम था टोटल, टोटल मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का मिला ऐड करके, उतना ही आफ्टर कोलिजन होगा। तो व्हाट वाज टोटल इनिशियल मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सही। अब ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ तुमको क्यों पता होना चाहिए, कोलिजन पे तो लगने ही वाला है हमको, वो बाद में देखेंगे। लेकिन देयर आर सम केसेस जहाँ पे हमको इक्वेशन डिराइव करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है। देयर आर आल्सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द सेम, और मैं बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इवन मर्डर केसेस सॉल्व है, कैसे सॉल्व देखते हैं। उसका पहला एप्लीकेशन है, तो पहला एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन। तो ये सच में हुआ है, आई एम नॉट लाइक ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सच में हुआ है। रिकॉइल ऑफ गन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉइल? रिकॉइल, रिकॉइल मतलब पीछे आना, राइट। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज एक गन है, उसमें एक बुलेट है जो हमने अब तक फायर नहीं किया, इसका मतलब बुलेट इज एट रेस्ट। तो बुलेट, इसको मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 बोल देता हूँ। तो बुलेट इज ऑब्जेक्ट नंबर 1 और गन इज ऑब्जेक्ट नंबर 2। चलो ठीक है, बुलेट तो बुलेट। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? 0। क्यों 0? क्योंकि बुलेट रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट 0 है। गन भी रेस्ट पे है क्योंकि अभी तक फायर नहीं किया, तो गन का मोमेंटम भी 0 है। फायर करने के बाद बुलेट जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेट अस से विद वेलोसिटी v, तब क्या होगा? फाइनल मोमेंटम
final momentum, you will find it is mvdv, where mv is mass of bullet, dv is velocity of bullet, plus mgvg. तो बुलेट अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो इसको पीछे आना ही पड़ेगा. एक्शन रिएक्शन. बुलेट after you fire, bullet goes forward, then the gun has to come backward. इसको बोलते हैं recoil of gun. So according to conservation of momentum, initial momentum equal to final momentum. So 0 equal to mvvv plus mgvg. यहाँ से तुमको velocity of gun मिल सकता है. You can get mgvg equal to minus mvvv. तो Vg इक्वल टू माइनस mv बाय mg इंटू Vg. तो माइनस साइन का मतलब पता है क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन. So you can find out what is the velocity of recoil of a gun using conservation of linear momentum. अभी मैंने आपको बताया कि इससे मर्डर के केसेस सॉल्व हुए, तो वो कैसे हुए. तो ये रियल केस है. ऑफ कोर्स अपने यहाँ तो नहीं होता, यूएस में हुआ होगा. अपने यहाँ लाइसेंस कहाँ रहता है गन चलाने का, वहाँ तो कोई भी लेके घूमता है. तो समवन किल्ड समवन, बोला मैंने नहीं किया, मान ही नहीं रहा था, और बेचारे ने वो शॉर्ट गन यूज़ किया था. बेचारा तो नहीं था वैसे, मेरे हिसाब से स्टूपिड था, शॉर्ट गन यूज़ किया. जब बुलेट फायर हुआ तो गन क्या हुआ, और आपको पता होगा शॉर्ट गन को यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ता है कंधे में, तो रिकॉइल की वजह से उसको लग गया, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होता है. ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग से समझ में आ गया कि इसी ने गन चलाया हुआ है. हो गया. उसके बाद क्या वो नहीं पता जो कहाँ पे है, डोंट नो. तो साइंस मतलब इवन फिजिक्स कैन हेल्प इन सच काइंड ऑफ थिंग्स. दूसरा केस, दूसरा एप्लीकेशन वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज रॉकेट प्रोपल्शन. रॉकेट प्रोपल्शन बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी है. तो ऑफ कोर्स यू नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन ऑन दिस. तो रॉकेट प्रोपल्शन का केस क्या है पहले वो समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड रॉकेट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स, तीनों में अलग अलग एरोडायनामिक्स है, तीनों का फिजिक्स अलग है. क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर को वर्टिकली ऊपर तो जाना है, लेकिन उसको अर्थ छोड़ के नहीं जाना है. मतलब इज नॉट सपोज टू ओवरकम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड इज नॉट दैट लार्ज, राइट. वो डायरेक्टली ना वर्टिकली ऊपर जाता है हेलीकॉप्टर. एरोप्लेन का केस अलग है. एरोप्लेन के केस में एरोप्लेन का रनवे ज़्यादा होता है एंड देन इट टेक्स ऑफ. एरोप्लेन का लोड बेरिंग कैपेसिटी हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है. एरोप्लेन का रेंज बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस इट कैन गो, राइट. फिर आता है रॉकेट का केस. रॉकेट के केस में हम लोगों को रॉकेट चाहिए ही इसके लिए कि वी वांट टू सेंड दिस आउट फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल. तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगने वाला है ना to overcome Earth's gravity, it is extremely large. तो यहाँ पे इस रॉकेट को हमको वर्टिकली ऊपर भेजना है. वर्टिकली ऊपर भेजना है, याद रखना. What should be direction of motion? Vertically up. तो वर्टिकली अपवर्ड हमको इसको भेजना है, ऊपर भेजना है. ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है इसको. तो फिर क्या करते हैं हम लोग, हम इसका इंजन चालू करते हैं. इंजन चालू होता है तो बहुत सारा फ्यूल बर्न होता है. रॉकेट का फ्यूल जैसे गाड़ी में तुम पेट्रोल डीजल डालते हो, वैसे रॉकेट का भी फ्यूल होता है. लार्ज अमाउंट में बर्न होगा और बर्न होने के बाद गैसेस इजेक्ट करेगा. गैसेस यहाँ से नीचे से बाहर है. तुमने देखा होगा लॉन्च कभी टीवी पे, तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस आर इजेक्टेड डाउनवर्ड्स. तो ये जो गैसेस है ना, गैसेस, ये एक्शन है अर्थ पे, इसका क्या होगा, तो रॉकेट विल गो अप, करेक्ट, राइट. इसको ऊपर भेजना था, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है. हमने लार्ज अमाउंट ऑफ गैस बर्न किया, तो गैस जब बाहर निकलता है, फ्यूल बर्न किया, तो वो जब गैस जब बाहर निकलेगा वो बन जाएगा एक्शन.
एक्शन का होगा रिएक्शन और रॉकेट जाएगा ऊपर, राइट। अब इंटरेस्टिंग, मैंने आपको बताया था जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने आपको आज ही बताया, आप भी बताया, मैंने क्या बोला कि नॉर्मली मास कांस्टेंट होता है, हर बार मास कांस्टेंट नहीं होता है। तो जब तुम रॉकेट की बात करते हो तो इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इज m0, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0। जब तक तुमने रॉकेट को लॉन्च नहीं किया तब तक इसका मास m0 है, ज़्यादा मास है। क्यों ज़्यादा है? रॉकेट का खुद का मास, उसके अंदर जो फ्यूल है उसका मास। जैसे ही रॉकेट को तुम लॉन्च करोगे, फ्यूल इज गेटिंग बर्न, और एक सेकेंड में फ्यू किलोग्राम्स ऑफ फ्यूल इज बर्न। एक सेकेंड में फ्यू किलोग्राम्स, एक सेकेंड में 10 किलोग्राम गया। तो विथ टाइम रॉकेट का मास क्या हो जाएगा? कम। तो लेट अस से m इज द मास एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम t। इनिशियल मास m0 था और एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम मास इज m, क्योंकि जो यहाँ से गैसेस बाहर निकल रहे हैं, दे आर कमिंग आउट बिकॉज द फ्यूल इज गेटिंग बर्न, मतलब द रॉकेट इज बिकमिंग लाइटर एंड लाइटर, वेट कम हो रहा है, उसका मास कम हो रहा है, राइट। ज़्यादा क्लियर? तो अब हम लोग वापस से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। F इक्वल टू dp बाई, सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट, सब कुछ सेम ही है। गुड। सिर्फ मैं माइनस साइन लूंगा यहाँ पे, माइनस साइन क्यों? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ओके, व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो जो p है ना, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को तुम u बोलो, v बोलो, डज नॉट मैटर रियली, इट इज m इनटू v। अगर आपको डेरिवेटिव का चेन रूल पता होगा, पता है? प्रोडक्ट रूल, चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल। व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? पहले क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हो, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखते हो, पहले का डेरिवेटिव लेते हो। हमने पिछले केस में भी यही किया था, यहाँ पे भी वही किया हुआ है। पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव। मतलब हमने क्या किया, सिर्फ लिखकर मैंने शॉर्टकट लिया यहाँ पे, f इक्वल टू m कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ मास। लेकिन हमारे इस पर्टिकुलर केस में मास क्या था? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? इसके लिए हमने सेकंड टर्म लिखा नहीं, क्योंकि वो 0 हो गया बिकॉज मास वाज कांस्टेंट। लेकिन रॉकेट के केस में मास इज नॉट कांस्टेंट, मास इज चेंजिंग विद टाइम। तो यहाँ पे ये वाला टर्म 0 नहीं है, तो dm by dt is not 0। पक्का? श्योर। ओके, तो f इक्वल टू माइनस, कैन आई राइट डाउन dv by dt as t, तो ma प्लस v dm by dt। गुड, सही है ना? श्योर, पक्का। तो ऐसा भी लिख सकते हो। पहले तो ये पता होना चाहिए कि तुमको फाइंड क्या करना है। इफ यू नो व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड, तो अपने आप आएगा। तो टेल मी, क्या करना है, क्या फाइंड करना है? व्हाट आर यू सपोज्ड टू फाइंड? एक्सेलरेशन। यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉकेट। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट? कैसे फाइंड करेंगे? What will be your approach of solving this? कैसे करेंगे? एक्सीडेंट फाइंड करना है, ए का वैल्यू चाहिए आपको। पिछले केस में भी तुमने यही फाइंड किया था, f इक्वल टू m है तो a इक्वल टू f बाई m। तो यहाँ पे भी तुमने a फाइंड किया, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, f इक्वल टू m है, a इक्वल टू f बाई m। So from Newton's law of motion, you can define acceleration as the ratio of force per unit mass। तो यहाँ पे तुमको a चाहिए, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
Will you integrate here? Yes, no. What will you do? Correct? I am asking you a very simple question. I did not ask you anything which is difficult. I just asked you to find out what is the acceleration. What is acceleration? कुछ करना नहीं है, माइनस को इधर ले लो तो माइनस एफ हो गया इक्वल टू एम ए प्लस बी डी एन बाई डी टी, है ना। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस एफ माइनस बी डी एन बाई डी टी इक्वल टू एम ए, और एम से डिवाइड कर देंगे, हो गया एक्सेलरेशन। व्हाट वाज स्टोटिंग पे करना चाहिए बराबर। और ये जो f by m है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, g है वो g, तो यू विल हैव माइनस g माइनस v by m dm by dt इक्वल टू एक्सेलरेशन। सिंपल, करेक्ट। देन और क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, a तो मिल गया, व्हाट एल्स यू कैन डू। देखो ठीक है, आई रिपीट दिस कॉन्सेप्ट क्योंकि थोड़ा यहाँ पे मैंने आपको कहा मैथमेटिकली ज़्यादा है तो आपको सोचना पड़ेगा। रॉकेट को लॉन्च करना है, मतलब उसको ऊपर भेजना है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है तो उसको ऊपर भेजना, वर्टिकली अपवर्ड्स भेजना इज नॉट वेरी सिंपल, तो यू हैव टू पुट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाउनवर्ड फोर्स, एक्शन फोर्स, अर्थ रिएक्शन देगा एंड द रॉकेट विल गो अप। यहाँ तक क्लियर। अभी जो लार्ज अमाउंट ऑफ एक्शन फोर्स है वो कहाँ से आएगा, वो फ्यूल को बर्न करने से आएगा। फ्यूल जब बर्न होता है तो मास कम 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 होते जाता है, मतलब वेलोसिटी भी बढ़ते 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 जाता है, मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। इसलिए पहला टास्क था टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, जो हमने फाइंड कर लिया। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन। दूसरा, आपको वेलोसिटी भी फाइंड करना पड़ सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, क्योंकि इनिशियल तो जीरो है ना, इनिशियल तो रेस्ट पे था। So you may want to find out what is the velocity at a particular instant of time, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। तो आपके यहाँ पे दो टास्क थे, नंबर 1 टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन व्हिच यू हैव डन ऑलरेडी, नंबर 2 इज टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हाउ विल यू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और आपको इसके लिए पता होना चाहिए, फिर अच्छे से पता होना चाहिए मैथमेटिक्स। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन है तो आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, v इक्वल टू dx by dt। So if you know displacement, you can find out velocity. If you know velocity, you can find out two things. या तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो बाय इंटीग्रेटिंग, डिस्प्लेसमेंट पता है, डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी पता है, इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सेम गोज विद एक्सेलरेशन। तो इफ आई नो वेलोसिटी, मैं इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकता हूँ, या तो मैं डेरिवेटिव लेके क्या फाइंड करूंगा, एक्सेलरेशन। तो इफ आई नो वेलोसिटी, आई कैन टेक डेरिवेटिव एंड फाइंड आउट एक्सेलरेशन। इफ आई नो एक्सेलरेशन एंड आई वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे करेंगे ना। तो तुमको क्या पता है और वो क्या फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, राइट, करेक्ट। या दूसरा मेथड भी है, इसको ऐसा लिख लो, इसको लिख लो dv by dt और dt से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस जी डी टी माइनस वी बाई एम डी एम, क्योंकि डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू डी वी। ये हो गया, आ गया। अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो अभी इंटीग्रेट कर लो, फिर जस्ट इंटीग्रेट नाउ, सिंपल। तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट एंड इंटीग्रेट, सिंपल। व्हाट इज जी, तो कांस्टेंट आएगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन डी टी, टी, तो माइनस जी टी, हाँ ऑफ कोर्स 0 से t, क्योंकि 0 इज इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड t इज सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो 0 से t तक इंटीग्रेशन होगा। जिन कंडीशन नहीं पता
दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड क्योंकि आप जी नीड कर रहे हो तो यू शुड नो दिस बाय नाउ। जी कांस्टेंट का बाहर निकाल लिया तो 0 टू t dt, v और n कांस्टेंट है तो बाहर निकालिए ना। m कांस्टेंट नहीं है, कहां बोल रहे हो? m इज नॉट कांस्टेंट, मास इज चेंजिंग। इनिशियल टाइम 0 टाइम पे मास कितना था? m0, तो m0 t इंस्टेंट पे कितना था? m। तो हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हो 0 टू v क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था। तो 0 टाइम पे मास m0 था, स्पीड 0 था। t टाइम पे मास m हो गया और स्पीड v हो गया। तो हो जाएगा माइनस gt माइनस v। You should remember what is integration of dx by x? Log x. What is integration of dm by m? Log m. Natural log m. Natural log m from initial value to final value equal to v। आ गया? हो गया? करेक्ट। तो ये आपको मिल जाएगा माइनस जी टी माइनस बी लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे करोगे? लॉग ऑफ m माइनस m0 करोगे कि लॉग m माइनस लॉग m0 करोगे? हाँ, तो log of upper limit minus log of lower limit. What is log of a minus log of b? हाँ, तो log of m by m हो गया। Done. This is the velocity. Clear? Right? हाँ, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी दिख रहा होगा। कहाँ कंफ्यूजन दिख रहा है बताओ? Where is the confusion lying? I tell you. ये भी v, वो भी v. So that is why I told you, you need to write the parameters properly. ये जो v है ना, ये इनिशियल वाला v है, इनिशियल स्पीड, मतलब वो u है। और वहां पे जो v तुमने लिखा वो कौन सा है? तो मैं काम करूंगा ना, इसको मैं u लिख सकता हूँ। तो do not get confused, फिर ऑर्डर नहीं है, सिंपल टास्क। ये इनिशियल वाला है और ये किसका u है? ये रॉकेट का u नहीं है, ये जो गैसेस बाहर निकल रहे हैं उसका u है। क्योंकि dm by dt is the rate at which the fuel is burned। तो जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस बाहर निकल रहा है, तो वो u किसका है? गैसेस का है। ओके, तो डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा टॉपिक शुरू में मिल जाता है लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में बिकम्स टू सिंपल, तो मैं तुमको बता देता हूँ। इट इज टू सिंपल, आई विल जस्ट रिपीट द होल आइडिया अगेन। तो ये v मतलब कौन? u, और u किसका है? गैस का है। इसको बोलते हैं इजेक्शन स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? इजेक्शन स्पीड। The speed with which the gases are coming out from the rocket are known as ejection speed। चलो ठीक है, बाकी भी तुम करते रहो। I will not make other changes। मैं आपको इससे बता देता हूँ। तो आइडिया ये था, हमारे पास था रॉकेट का इनिशियल मास था m0 एट टाइम t इक्वल टू 0। उसका मास कम हो रहा है क्योंकि गैसेस आर बीइंग बर्न। गैसेस मतलब फ्यूल इज बीइंग बर्न। फ्यूल बर्न होके इन द फॉर्म ऑफ गैसेस इट विल इजेक्टेड आउट। याद है? क्लियर? रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो नीचे लार्ज फोर्स लगाना है। लार्ज फोर्स कहां से आएगा? तो हम उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो बर्न करते हैं। फ्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? गैस में। और वो गैसेस नीचे के डायरेक्शन में निकलते हैं विद लार्ज फोर्स एक्शन। वो एक्शन से क्या हो जाता है? रिएक्शन। बराबर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा, माइनस dp by dt। You can write down dp by dt as m into u, where u is ejection speed। किसका ejection speed? गैस का। F equal to, notation does not matter, u लिखो v लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, but you have to understand कि ये वेलोसिटी किसका है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? du by dt, और यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस u dm by dt। क्लियर? ये हो गया a मतलब क्या? एक्सेलरेशन। ठीक है, हमारा पहला टास्क था टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, तो मैंने माइनस साइन यहाँ ले लिया। ओके, ma प्लस u dm by dt। फिर हमने ये वाला टर्म भी इधर ले लिया, माइनस f माइनस u dm by dt इक्वल टू ma, और हमको a चाहिए था तो डिवाइड बाय m कर दिया मैंने, तो आ गया a।
you have A equal to minus F by M minus U by M dm by dt। क्लियर है तक? अभी आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पहले टाइम होता है, टॉपिक ही वैसा है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आई होप दिस इज क्लियर। है ना क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर, लॉक कर दे लॉक। बड़े इसके आगे अब क्या चाहिए? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए आपको। वेलोसिटी चाहिए ना, तो माइनस एफ बाई एम माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी, ए था डी बी बाई डी। डी बी नहीं लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू लिख लो, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, डी। ठीक, notation here does not matter, multiply by dt on both sides, minus f by m dt minus u by m dm, dt cancel हो गया, equal to d। इंटीग्रेटिंग ओके, तो f by m को मैं g लिख दूंगा बाद में। इंटीग्रेशन किस पे है? टाइम पे है। इनिशियल टाइम कितना था? 0, फाइनल कितना था? t। यहाँ पे इंटीग्रेशन किस पे है? मास पे है। इनिशियल कितना था? m0, फाइनल कितना है? m। यहाँ पे इनिशियल स्पीड, ये स्पीड किसका है? रॉकेट का। इनिशियल तो रॉकेट, ये किसका स्पीड की बात चल रही है? और ये यहाँ पे तुमने जो लिखा, ये क्या है? इजेक्शन स्पीड है। किसका इजेक्शन स्पीड है? इंटीग्रेट किस में कर रहे हो? रॉकेट का स्पीड निकालने। तो मैं आगे बताता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक कंफ्यूजिंग है। एक्सेलरेशन किसका हो रहा है? रॉकेट का। तो स्पीड किसका फाइंड कर रहे हो? और ये u जो कांस्टेंट हो गया, ये किसका है? इजेक्शन स्पीड है, बिकॉज द रेट एट व्हिच द गैसेस आर बीइंग थ्रोन आउट वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है वो? हाँ। तो f by n कांस्टेंट पहले इंटीग्रल में, क्योंकि इंटीग्रेशन किस पे है? टाइम पे। तो f by n क्या हो गया? कांस्टेंट। ये f by n होता है g। क्या बचा? इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 से t माइनस यू कांस्टेंट माना, देखो तुमने बोला कांस्टेंट, तो इजेक्शन स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट। इधर भी कांस्टेंट मान लेते तो बात ही खत्म हो जाती है। किस पे इंटीग्रेट करते हैं? इससे मैंने बोला कि यहाँ पे अब ये u क्या रिप्रेजेंट करता है? रॉकेट स्पीड। ये u क्या है? इजेक्शन स्पीड। किसका इजेक्शन? गैस का। m0 टू m क्या लिखोगे? dm by dm। ये तो तुमको पता है, फ्रॉम 0 टू, दिस इज माइनस gt, एग्री? बराबर, माइनस u, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm by m? log m, log m, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log m माइनस log m नॉट, तो log ऑफ m अपॉन m नॉट, तो नेचुरल log ऑफ m by m नॉट। करेक्ट है? डायरेक्ट लिख दिया मैंने, सही है? और यहाँ पे आ गया आपका बन गया। अब अगर फिर भी तुमको डाउट है कि जो ये लिखा है वो सही है कि नहीं, डायमेंशनल एनालिसिस, राइट हैंड साइड पे वेलोसिटी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी दो टर्म्स है वो क्या होना चाहिए? वेलोसिटी। तो वो चेक कर लो। एक्सेलरेशन टू टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, मीटर पर सेकंड मतलब कौन है? वेलोसिटी। लॉग वैसे भी प्योर नंबर का होता है, तो मास अपॉन मास डायमेंशनलेस हो गया, तो लॉग ऑफ अ नंबर इज अ नंबर, तो ये क्या है? डायमेंशनलेस है। लेकिन u क्या है? स्पीड है। तो सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम आया क्या? आया। तो फिर इक्वेशन यही है, दिस इज द इक्वेशन दैट यू शुड गेट। और जो मैंने मॉड्यूल्स दिए उसमें तुमको मिलेगा, नोटेशन चेंज हो सकता है लेकिन इक्वेशन यही है, 100% यही है। गुड गुड। अब इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज अपरेंट वेट इन अ लिफ्ट। ये मैंने तुमको पार्शियली बताया था थ्योरी क्लासेस में, अभी मैं पूरा ही बता देता हूँ। अपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिफ्ट, अपरेंट वेट इन अ लिफ्ट। अब द आइडिया हियर इज दैट हमारे पास एक लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑन इट्स फ्लोर। What you have is an object which is kept on the floor. The weight of this object is action, जिसको तुम क्या बोलते हो? एक्चुअल वेट। और जो भी लिफ्ट के फ्लोर ने रिएक्शन किया उसको क्या बोलते हैं? apparent weight. So let us denote it by R या N, whatever you want. Let us say so normal reaction है R reaction. So this is apparent weight. हमको बहुत सारे अलग अलग केसेस डिस्कस करने हैं
और हमको कंपेयर करना है कि एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट की वैल्यू सेम है कि नहीं है। सेम है तो ठीक, नहीं है तो कौन ज़्यादा कौन कम, राइट। So what you are supposed to do is you are supposed to compare actual weight and apparent weight for different cases. अब इसमें केस नंबर 1, लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट मूव हो ही नहीं रहा, तो केसेस यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करूंगा। लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट रेस्ट पे हो, लिफ्ट रेस्ट पे हो तो नेट फोर्स इज 0, क्योंकि लिफ्ट रेस्ट पे है, नथिंग इज मूविंग। जब नथिंग इज मूविंग तो तुम बोलते हो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होता है? 0। व्हाट इज नेट फोर्स? डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कितना है? mg माइनस r इक्वल टू 0। अगर आपको अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर विल बी सेम। तो mg का मिल गया इक्वल टू r, तो इसका मतलब एक्चुअल वेट एंड एपरेंट वेट आर सेम। इसका रियल लाइफ में मतलब क्या है? इसका रियल लाइफ में मतलब ये होता है कि अगर आप एक लिफ्ट के अंदर खड़े हो गए, ऑफ कोर्स लिफ्ट के अंदर पहले आपने वेइंग मशीन रखा है, उसके ऊपर आप खड़े हो और आप वेइंग मशीन में आपका खुद का वेट देख रहे हो, लिफ्ट मूव नहीं हो रहा है, लिफ्ट इज एट रेस्ट, योर वेट इज एक्शन ऑन द वेइंग मशीन एंड वेइंग मशीन क्या कर रहा है? इज एक्शन, और लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो क्या आया? एक्शन और रिएक्शन सेम, मतलब एक्चुअल वेट इक्वल टू, तो जो भी रीडिंग तुम देख रहे हो सही है, प्रोवाइडेड आपके बैटरीज मतलब सेल खराब नहीं है, नहीं तो बैटरी फॉल्टी है, गया पता ना, सेल डाउन हो गया, घड़ी गलत टाइम दिखा रहा है, सेल डाउन होने के बाद तो मशीन भी गलत दिखा देगा, तो वो कंडीशन है। अगर डिजिटल यूज़ कर रहे हो तो बैटरी शुड बी वर्किंग प्रॉपर्ली, एनालॉग का टेंशन नहीं होता, एनालॉग में कांटा दिखता है आपको, डिजिटल में नंबर दिखते हैं आपको। डिजिटल के लिए डिस्प्ले चलाने के लिए सेल की जरूरत पड़ती है, तो सेल वर्किंग होना चाहिए, तो एक्चुअल वेट एंड एपरेंट वेट आर सेम, मतलब यू कैन ट्रस्ट। तो तुमको 75 दिखा तो 75 तुम्हारा वेट है, ऑफ कोर्स 75 किलोग्राम वेट है, यहाँ तक क्लियर। केस नंबर 2, अभी लिफ्ट मूव होना स्टार्ट हुआ, लिफ्ट मूव होना स्टार्ट हुआ तो लिफ्ट ऊपर या नीचे कहीं भी कर सकता है, तो लिफ्ट मूविंग अप और डाउन बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, with constant velocity. So lift ऊपर जाए नीचे जाए we don't care, लेकिन velocity क्या होती है? जब velocity constant हो तो acceleration कितना होता है? 0। फिर बात हुई आ गई, acceleration 0 तो force कितना? 0, क्योंकि force क्या होता है? mass into, अगर a 0 है तो force भी क्या है? तो फिर बात वही बन जाएगी, mg माइनस r इक्वल टू, तो mg इक्वल टू r, तो वापस से एक्चुअल वेट इक्वल टू एपरेंट वेट। तो 3 ऐसे कंडीशंस है जिसमें एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट सेम आता है, एक तो लिफ्ट एट रेस्ट, एक लिफ्ट मूविंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी और एक लिफ्ट मूविंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये तीनों केस में जो भी रीडिंग तुमको दिख रहा है दैट इज योर एक्चुअल वेट, तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। अब इसके आगे थोड़े से सिचुएशन चेंज होंगे। देन इफ आई हैव अ केस जिसमें लिफ्ट इज मूविंग अप विद सम एक्सेलरेशन a, तो हमारे पास ऐसा केस था in which the lift is moving up, just a minute, right, तो हमारे पास एक ऐसा केस है, अरे हो गया, कोई बात नहीं, चलता रहता है। Now what you have is this, अभी इस केस में आपके पास जो लिफ्ट है इट इज गोइंग अप विद सर्टेन एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग। अब पहले तो चीज समझ लो, कोई भी चीज अपने ऊपर नहीं जाती, कोई भी चीज ऊपर जा रही है मतलब नेट फोर्स कहाँ है? अपवर्ड है, तो यहाँ पे नेट फोर्स अपवर्ड है, तो फिर क्या लिखोगे? नेट फोर्स अपवर्ड है, नेट फोर्स अपवर्ड है, मतलब अपवर्ड फोर्स माइनस भी। अगर सिस्टम ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा ना, तो बड़े नंबर से छोटे को माइनस करोगे ना, तो अपवर्ड कौन है? डाउनवर्ड कौन है? तो नेट फोर्स क्या है? r माइनस mg, और m क्या है? ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जो लिफ्ट के अंदर है। Whenever anything goes up, it means that the
फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स क्या होगा, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड फोर्स। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू, तो F नेट इज ma r माइनस mg, तो r क्या आ गया, mg प्लस ma। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन था तो तुमने क्या नाम दिया था, अपरेंट वेट, ये mg को तुमने क्या बोला हुआ है, एक्चुअल वेट। तुम एक्चुअल वेट में कुछ ऐड करोगे तब क्या मिल रहा है तुमको, एक्चुअल में कुछ ऐड करने के बाद क्या मिला, तो अपरेंट ज्यादा कि एक्चुअल ज्यादा, हाँ तो अपरेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल, करेक्ट। मतलब अगर आप एक लिफ्ट में खड़े हो और आपने बटन दबा दिया टू गो अप, तो मोमेंटरीली कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए आपको आपका वेट बढ़ा हुआ दिखेगा इन दैट मशीन, मोमेंटरीली। क्यों, क्योंकि फिर एक स्टेज पे वापस से लिफ्ट का वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट, फिर वापस से mg इक्वल टू r, है ना क्लियर। और मैंने आप एक चीज आपको थ्योरी में बताया था, m कॉमन निकाल लो तो g प्लस a, तो मैंने आपको ये बताया था कोई भी केस हो, अगर आपको फोर्स फाइंड करना है, एनी टाइप ऑफ फोर्स, टेंशन आल्सो फोर्स, कोई भी केस हो आपको फोर्स फाइंड करना है, फोर्स हमेशा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर लिफ्ट या ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो नेट एक्सिस होता है g प्लस ए, क्या होता है वो, g प्लस ए। तो उस केस में डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन डिराइविंग फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इट इज g प्लस ए। चलो एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 50 किलोग्राम, कितना है, it is in a lift which is going upward with an acceleration of 1.2 meter per second. How much? 1.2. What will be the apparent weight in that case? 50 into g plus a, g is 9.8 and 1.2 मतलब 11, तो 50 into 11 550 है ना, अरे 11 5 तो 55, तो 550 न्यूटन, कितना आएगा 550 न्यूटन। इफ द लिफ्ट इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 1.2 है, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 है। गुड। सिमिलरली यू कैन हैव नेक्स्ट केस, ये था लिफ्ट गोइंग अप विद एक्सेलरेशन a, लिफ्ट गोइंग अपवर्ड्स with acceleration a. Similarly, you can have a case in which lift is coming down. So lift moving down with acceleration a. Lift is moving down. कोई भी चीज नीचे तरफ जाती है जब नीचे ज्यादा फोर्स हो, यहाँ पे नीचे का फोर्स होता था, ऊपर को था, हाँ, तो लिफ्ट नीचे जा रही है क्या, यस, तो नेट फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड, तो क्या लिखूं, mg माइनस r, तो व्हाट इज f नेट, ma, तो mg माइनस r, तो r क्या आ गया, mg माइनस ma, ये अपरेंट वेट था कि नहीं, यस, ये कौन सा वेट है, एक्चुअल वेट है। तब तुम एक्चुअल वेट में से कुछ माइनस कर रहे हो, कुछ माइनस करने के बाद तुमको क्या मिल रहा है, तो फिर कौन सा वेट ज्यादा हुआ, एक्चुअल ज्यादा हुआ, तो एपरेंट कम हुआ, तो एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट, करेक्ट। मतलब तुम एक फ्लोर पे हो, लिफ्ट के अंदर हो, तुमने बटन दबाया नीचे जाने के लिए, तो लिफ्ट स्टार्ट्स मतलब पहले वेलोसिटी 0 था, अब वेलोसिटी बढ़ गया, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। तो कुछ सेकंड के लिए आपको जो वेइंग मशीन है वो आपका वेट कम दिखाएगा, करेक्ट, राइट, गुड। और ये एक्सपेरिमेंट तुम कहीं भी कर सकते हो, हमारे सिटी में भी बहुत सारे होटल है जहाँ पे लिफ्ट है, वेइंग मशीन लेके जाओ, 200-500 का मिलता है, जाओ लिफ्ट में खड़े होकर करके देखो सारे एक्सपेरिमेंट, यू विल सी सच में ऐसा होता है, राइट। जिनका वेट बढ़ नहीं रहा, तुमने ऊपर जाना, ऊपर मतलब ऊपर नहीं, ऊपर मतलब ऊपर फ्लोर पे जाने का बटन दबाना, कुछ सेकंड के लिए खुश हो जाओगे, फिर बोलोगे वापस कम हो गया। जिनका काम नहीं हो रहा तुमने उल्टा कर, that happiness will last for less than a second of course। Anyways, यहाँ पे R क्या आएगा,
mg minus a. So when anything is accelerating downwards, what is the net force? Mass into g minus a. नेट फोर्स बोला मैंने, फोर्स में मास मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना. नेट एक्सेलरेशन पूछा तो जी माइनस ए सही था. है तो क्लियर? तो अगेन द सेम एग्जांपल आई विल टेक. लेट अस से एन ऑब्जेक्ट, we have an object of mass 50 kilogram. It is inside a lift which is accelerating downwards with an acceleration of 1.8 meter per second square. What is the apparent weight? 400, क्योंकि 50 into 9.8 minus 1.8, so that is equal to 400 Newton. है तो क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? ओके. तो आज का दिन मैं थोड़ा जल्दी रुक जाता हूँ, लेकिन कल से ये एक्सपेक्ट मत करना, कल से मैं कम से कम 135 140 कम से कम है वो लूँगा. ओके. और थोड़ा 5-10 मिनट का फ्लेक्सिबिलिटी रखा है, डिपेंडिंग ऑन योर अदर क्लास के टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हुए, तो 10-15 मिनट का मार्जिन है मेरे पास. गुड.